डियर स्टूडेंट्स, हमने इनडेफिनिट टेंस को देखा हुआ था। उसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस को एग्जाम्पल के द्वारा और जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस थे उनके द्वारा देखा हुआ था। आइए अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जिन वाक्यों में जो कार्य है वो अनवरत या लगातार जारी रहता है, कैरी ऑन रहता है या कंटिन्यूड रहता है। तो इनकी पहचान देखते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और उसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन, और लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो हमारा प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में फॉर्म ऑफ बी, और फॉर्म ऑफ बी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि फॉर्म ऑफ बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं। तो फॉर्म ऑफ बी की इतनी फॉर्म्स होती हैं और उसके साथ साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किस टेंस में किस वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर जो हमारा प्रेजेंट टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस, यानी कि अगर जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। और अगर जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वहां पर वाज और वर का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा फ्यूचर टेंस है तो वहां पर विल और शैल के साथ बी। मैंने बताया कि मेन चीज यहाँ पर हम फॉर्म ऑफ बी का यूज करते हैं, तो फॉर्म ऑफ बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, और फ्यूचर में विल और शैल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। और इन तीनों ही दशाओं में, यानी कि इन तीनों प्रकार के हेल्पिंग वर्ब के साथ हम मेन चीज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा, और सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम वाक्य में रखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके ठीक बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम एडिशनल चीजों का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस है मुझे ट्रेन के लिए देर हो रही है, यानी कि मुझे रेलगाड़ी के लिए देरी हो रही है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मिला मुझे और मुझे, यानी कि आई, और आई के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम। तो आई एम गेटिंग लेट। गेटिंग लेट का मतलब देर होना फॉर द ट्रेन। दूसरा सेंटेंस है कि एक बूढ़ा बंदर घने पेड़ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अब हमको सब्जेक्ट मिला एक बूढ़ा बंदर, जिसके लिए हमने प्रयोग किया एन ओल्ड मंकी। एंड ओल्ड मंकी यानी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की इज। तो एन ओल्ड मंकी इज सिटिंग, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। इस प्रकार के जब ये शब्द आते हैं तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत बनाते हैं। इज सिटिंग ऑन द डेंस या थिक ट्री। घने के लिए हम यहाँ पर दो वर्ड यूज करते हैं। पहला हमने यूज किया हुआ है डेंस, और दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं थिक, THIC। तीसरा सेंटेंस है कि ये डरपोक सैनिक अपनी बहादुरी का बखान कर रहा है। बखान करने का मतलब डींग मारना या बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो यहाँ पर जो हमको सब्जेक्ट मिला ये डरपोक सैनिक, यानी कि दीज टिमिड सोल्जर्स। ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने यूज किया है आर। आर बोस्टिंग। बोस्ट माने डींग मारना या बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, और इसके साथ हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो दीज टिमिड सोल्जर्स आर बोस्टिंग ऑफ दियर ब्रेवरी। चौथा सेंटेंस है कि लड़ाकू विमान लक्ष्य पर हमला कर रहे थे। देखिए रहा था, रही थी, अब हम ये पहुंच गए पास्ट टेंस में, और ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अनुसार हमने यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब यूज की है। तो दीज फाइटर जेट्स वर, हमला करने के लिए अटैक, असॉल्ट या इनवर्ड, ये तीन वर्ड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है अटैकिंग एट द टारगेट। अटैक के साथ भी प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि रेलगाड़ियां हमेशा की तरह निश्चय ही देरी से आ रही होंगी। रहा है, रही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया।
और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमको ये भी ध्यान देना, यहाँ पर निश्चय ही या अवश्य ही शब्द भी आपको मिला हुआ है, जिसके लिए हम या तो शैल का यूज ट्रेन के साथ करेंगे या तो फिर विल सर्टेनली का यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस हमने इसमें क्या बनाया है कि द ट्रेन्स शैल बी कमिंग लेट, देरी से आ रही होंगी पहले की तरह। तो पहले की तरह के लिए शब्द यहाँ पर दिया गया है एज यूजुअल, और इसी का ऑप्शनल सेंटेंस आप क्या बना सकते हैं कि द ट्रेन्स विल सर्टेनली बी कमिंग लेट एज यूजुअल। आइए अब हम इसके निगेटिव पार्ट की चर्चा करते हैं और इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके ठीक बाद नॉट, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब से ठीक पहले आप नॉट शब्द को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में जितनी भी एडिशनल चीजें बचती हैं उनको रख देंगे। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली होगी फ्यूचर टेंस में कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का अगर जो निगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर नॉट का जो प्रयोग है वहां पर विल और शैल तथा बी के ठीक बीच में करेंगे। सेंटेंस है पहला, शिकारी हिरन पर निशाना लगा रहा होगा। अब यहाँ पर नहीं शब्द जुड़ा हुआ है जिससे कि निगेशन शो होता है और हमको मालूम है कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर जो शिकारी शब्द है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हमने इज का यूज किया हुआ है। द हंटर, हंटर एक वचन करता है तो इसके लिए हमने इज का यूज किया हेल्पिंग वर्ब के रूप में और उसके ठीक बाद हमने नॉट को लगाया हुआ। तो द हंटर इज नॉट एमिंग एट द डियर, यानी कि निशाना लगाने के लिए एम वर्ब का यूज किया और इसके साथ प्रीपोजिशन एट। अगला सेंटेंस है कि धन की कमी के कारण महेश नया स्कूटर नहीं खरीद रहा था। तो रहा था रही थी, ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस और यहाँ पर भी वाक्य में आपको नहीं मिला है। तो इसका जब आप इंग्लिश फॉर्मेशन करेंगे तो महेश के अनुसार आप वहां पर वाज का प्रयोग करेंगे और वाज के ठीक बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। तो महेश वॉज नॉट बाइंग अ न्यू स्कूटर, एक नया स्कूटर नहीं खरीद रहा था धन की कमी के कारण। तो कमी के लिए लैक लगाया और के कारण के लिए मैंने आपको बताया था ड्यू टू, बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ मनी या फंड। अगला सेंटेंस है मैं अपने नाखून नहीं चबा रहा हूँगा यानी फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टेंस में यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिला मैं। तो मैं के अनुसार आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी शैल। तो आई शैल नॉट बी बिट माने चबाना या काटना, यानी कि दांत से काटने के लिए हम बिट का यूज करते हैं। तो आई शैल नॉट बी बिटिंग माई नेल्स। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक। और मैंने आपके साथ इसकी चर्चा पहले भी की थी कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब क्या है कि जब वाक्य की शुरुआत ही क्या शब्द से होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद यदि सेंटेंस में नहीं शब्द आया है तो उसके लिए नॉट लगाते हैं और यदि नहीं आया है तो फिर हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। और उसके ठीक बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में जो भी अतिरिक्त चीज वाक्य में बचती है उसको रख देते हैं। और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना बिल्कुल भी न भूलें। दूसरा आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का मतलब होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत ही क्या, क्यों, कब, कैसे, यानी कि ये जब शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उनको हम सेकंड टाइप सेंटेंस कहते हैं। और जब हम इनकी इंग्लिश फॉर्मेशन बनाते हैं तो सबसे पहले उसी WH वर्ड को रखते हैं और उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट को उसी तरीके से अप्लाई करते हैं। यदि वाक्य में है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद लगा देंगे और यदि नहीं है तो फिर नॉट का यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडिशनल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम एग्जांपल्स से इनको देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि क्या आधुनिक फिल्में युवकों को पथ भ्रष्ट कर रही हैं।
तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मिला आधुनिक फिल्म में। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यूज किया आर, क्योंकि हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो और मॉडर्न मूवीज पथ भ्रष्ट करने का मतलब गुमराह करना, मिसलीडिंग या मिसगाइडिंग द यंगस्टर। यंगस्टर्स का मतलब होगा युवक, यानी कि हमारे देश के जो युवा लोग हैं, यंग पीपल। तो यहाँ पर यंगस्टर्स की जगह आप यंग पीपल भी यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है वह आंसू क्यों नहीं बहा रही है। अब यहाँ पर हमको डबल इंट्रोगेशन वर्ड मिला, क्यों। क्यों के लिए आपने यूज किया वाई। वाई के बाद हमने क्या रखा है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वाक्य के अनुसार आपने इज रखा कि वाई इज सी। अब यहाँ पर हमको ये भी देखना है वाक्य में नहीं शब्द भी आया है, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद आपने नॉट को अप्लाई कर दिया कि वाई इज सी नॉट शेडिंग टीयर्स। शेड का मतलब बहाना और टीयर्स का मतलब आंसू। तीसरा सेंटेंस है कि क्या तटरक्षक आतंकवादियों का पीछा नहीं कर रहे थे। अब ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है और यहाँ पर भी ये हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अनुसार हमने यहाँ पर वर यूज किया कि वर द कोस्टल गार्ड्स नॉट परस्यूइंग। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, इसके लिए और भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, रन आफ्टर या फॉलो भी यूज कर सकते हैं। तब परस्यूइंग द टेररिस्ट। अगला सेंटेंस है कि तुम इधर उधर क्यों घूम रहे थे। अब ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्यों शब्द हमको वाक्य के बीच में मिल गया। इसके लिए हमने वाई शब्द को सबसे पहले रखा और सब्जेक्ट मिला तुम, जो कि प्लूरल नंबर है, तो उसके लिए हमने वर का यूज किया कि वाई वर यू वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। तो इधर उधर के लिए आपने वर्ड यहाँ पर यूज किया हुआ है हियर एंड देयर, या तो कोई टू एंड फ्रो, और इसका एक तीसरा वर्ड भी होता है हाइदर एंड दाइदर। अगला सेंटेंस है कि क्या डाकू लोग गांव नहीं उजाड़ रहे होंगे। उजाड़ने का मतलब नष्ट करना, यानी कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस और सिंपल इंट्रोगेटिव है, और इसके लिए आपने अप्लाई किया सबसे पहले विल द डॉकर्स या रॉबर्स नॉट बी डिस्ट्रॉइंग द विलेजेस। और लास्ट सेंटेंस है कि अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द हमको वाक्य के बीच में मिला, इसलिए इस का जो इंग्लिश फॉर्मेशन है उसकी शुरुआत ही व्हाट शब्द से हुई है कि व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम।